नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राकेश आप लोगों के सामने और स्वागत करता हूं ये वीडियो खास तौर से जो पिछली वीडियो थी इसके जस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ उसकी जस्ट कंटिन्यू में उत्तर प्रदेश के टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती निकलने वाली है, जिनकी उम्मीद है कि अक्टूबर के माह के अंत तक निकलने की उम्मीद जताई जा रही थी। अक्टूबर माह नहीं तो आने वाले कुछ और दिनों में निश्चित रूप से वैकेंसी निकलने की पूरी संभावनाएं हैं और इसी के चरण में हम इस पूरे क्रम को समझने की आवश्यकता है कि कौन सी वैकेंसी है, कितने लगभग पद आते हैं, कौन एलिजिबल होता है, कौन नहीं एलिजिबल होता है। उसके लिए हम लोगों ने एक वीडियो बना दी थी टीजीटी की एलिजिबिलिटी और उसके सब्जेक्ट को लेकर। तो आज हम लोग देखेंगे पीजीटी की एलिजिबिलिटी, उसके सब्जेक्ट्स और सिलेबस टीजीटी पीजीटी दोनों का कंबाइन, मतलब पूरा सिलेबस वर्ड बाय वर्ड। इससे आपका इन दो वीडियो से आपको देख के आपका कभी भी कोई कन्फ्यूजन रहेगा नहीं। और एक और बात, हम सभी लोग जानते हैं कि आप लोग मैच्योर हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें ना पूछें जो लगे कि ये बचकानी चीज़ें हैं, ये पता होनी ही चाहिए। आपको पता है कि बीएड की नीड होती है टीजीटी पीजीटी के लिए, तो ये पूछने की आवश्यकता नहीं है कि बीटीसी या जेबीटी वाला टीजीटी पीजीटी बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। ऑफकोर्स नहीं बन पाएगा। सीटेट की नीड होती है टीजीटी के लिए तो वो नीड होगी, पीजीटी के लिए नहीं होती है तो वो नहीं होगी। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए एमए होना चाहिए और मतलब पोस्ट ग्रेजुएट के लिए पीजीटी के लिए आपको पीजी होना चाहिए और टीजीटी के लिए आपको ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए। ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैंने टीजीटी के लिए दिखा दिए थे, अब पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आज देख लेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आगे जो अब ये स्क्रीन पे जो आप लोगों को दिख रहा है, ये बेसिकली 2016 में जो पोस्ट निकली थी उसके रिलेटेड वही नोटिफिकेशन है। ये जस्ट इसका रेप्लिकेट ही आएगा, है ना। और जो चेंजेस होने में मैंने बता दिए थे किस प्रकार के चेंजेस हो सकते हैं, थोड़े बहुत या नहीं हो सकते। सबसे अच्छी बात होती है कि सिर्फ सब्जेक्ट की आपकी नॉलेज आपको सलेक्शन दिला सकती है। मेरे हिसाब से भारत का और कोई संस्थान ऐसा नहीं है जो कि सिर्फ ये परीक्षा कर इस आधार पर टीचर सेलेक्ट होते हों, है ना। यूपी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, उसके द्वारा ये कार्य कराया जाता है। अब देखिए इसमें हम पीजीटी का देखने जा रहे हैं। ये पीजीटी वाला नोटिफिकेशन है। पीजीटी वाले नोटिफिकेशन में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या कहते हैं, ये वेबसाइट है उत्तर प्रदेश जो सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है उसके द्वारा ये वैकेंसी फिल की जाती है। चाहे तो इसके द्वारा भी आप देख सकते हैं, है ना, जो भी जानकारियाँ होती हैं। जब भी आएंगी वैकेंसी का नोटिफिकेशन तो इसी वेबसाइट पर आएगा, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब ये सब तो डिटेल हैं जो कि ऑनलाइन फिलिंग के लिए होती है, उसके अभी हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है देखिए कौन कौन सी होती है इसके। अब तो ईडब्ल्यूएस का भी कैटेगरी मिलेगी आप लोगों को ना, तो उसकी भी चिंता नहीं है। ये देखिए कितने टाइप की पोस्ट होती है वो दिखा रहा हूँ आप लोगों को। करीब 25-26 टाइप की पीजीटी की पोस्ट होती है। फिजिक्स की, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, बायोलॉजी, कॉमर्स, मैथ, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, साइकोलॉजी के टीचर, एग्रीकल्चर के टीचर, ज्योग्राफी के टीचर, सोशियोलॉजी के टीचर, उसके बाद आर्ट के, उर्दू, जूलॉजी, बॉटनी, उसके बाद शारीरिक शिक्षा, म्यूज़िक, गायन, फिर इंस्ट्रूमेंट, होम साइंस में पिछली बार बहुत मामूली सी पोस्टें थी, महिलाओं में थी। सैन्य विज्ञान कह लीजिए इसको, या डिफेंस भी समझ सकते हैं आप, डिफेंस टेक्नोलॉजी जो होती है वो, और तर्कशास्त्र, है ना, लॉजिकल रीजनिंग। तो ये अलग अलग पद हैं। इतने विविध प्रकार के पद मेरे हिसाब से और कोई बोर्ड जल्दी नहीं निकालता है। तो लगभग आपने अगर किसी में भी अपना क्वालिफिकेशन की हुई है तो लगभग के लिए आप कहीं ना कहीं एलिजिबिलिटी आपको दिखेगी। अमूमन वैकेंसी जो पॉपुलर सब्जेक्ट्स में वहाँ ज़्यादा होती हैं ऊपर की ओर। अगर आप देखेंगे तो जो पॉपुलर सब्जेक्ट्स हैं वहाँ आपको वैकेंसीज दिख रही हैं। जो मिसलेनियस सब्जेक्ट है वहाँ थोड़ी सी कम वैकेंसी निकलती हैं अमूमन, लेकिन इनके मुकाबले कई गुना ज़्यादा वैकेंसी निकलने वाली। जैसा मैंने बताया था आप लोगों को कि ये वैकेंसी कितनी है, कुछ 100 में है, 1300 के आसपास। इस बार जो वैकेंसी टीजीटी पीजीटी की निकलने की उम्मीद है जो बताई जा रही है, जो मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, इस बार जो टीजीटी प्लस पीजीटी की उम्मीद बताई जा रही है वो कम से कम 17,000 प्लस, है ना, एटलीस्ट 17,000 प्लस। तो ये मात्रा बहुत हो सकती है ना। तो पीजीटी एटलीस्ट आप 7-8 हज़ार मान सकते हैं क्योंकि टीजीटी की संख्या ज़्यादा होगी। फिर हम चलते हैं मेन मुद्दों के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्या है जी हमारी, बहुत अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। पीजीटी हिंदी के लिए देखिए, हिंदी में एमए तथा, मतलब जरूर चाहिए, तथा संस्कृत के साथ बीए होनी चाहिए, ठीक है, अथवा शास्त्री परीक्षा आपने की हो संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी वाराणसी से, मतलब बीए में आपके पास संस्कृत होनी चाहिए पीजीटी अगर हिंदी बनना चाहते हैं तो। ठीक है, क्लियर हो गया।
सेकंड पॉइंट है, हिंदी में एमए के साथ साथ अगर संस्कृत में भी आप एमए हैं तो आपको ग्रेजुएशन में एमए नहीं है तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, मतलब अगर आप पीजी हैं संस्कृत में तो आप ग्रेजुएशन में चाहे संस्कृत हो चाहे ना हो तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे हिंदी के लिए। एकदम ध्यान दीजिएगा इसको, इन वर्ड्स को अच्छे से देख लीजिएगा। जो नया नोटिफिकेशन आएगा क्या पता उसमें कुछ बदलाव आ जाए, उम्मीद करें कि भाई अच्छा बदलाव आ जाए, बाध्यताएं कुछ कम हो जाए। ये सारी चीज़ें जो है वो पिछले नोटिफिकेशन के आधार पर ही बताई जा रही हैं और अभी तक कुछ ऐसे बदलाव के बारे में बोला नहीं गया, तो उम्मीद की जाएगी कि लगभग इसी प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। थोड़ी बहुत बदलाव समझ सकते हैं कि थोड़ी बहुत चीज़ें हो सकती हैं। देखिए फिजिक्स के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने एमएससी किया हो, है ना, या यूपी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके संबंध में पीजी डिप्लोमा कर रखा हो जो इसके इक्विवेलेंट माना जाता हो, मतलब एमएससी आपने कर किया हुआ फिजिक्स में तो एलिजिबल है। सेम इसी तरह केमिस्ट्री में भी, रसायन के लिए भी एमएससी किया हुआ है या उसके जैसा कोई आपने ऑनर्स कोर्स पूरा देखते हैं इसको, आप या तो आपने एमएससी किया हो या अथवा है, मतलब या रसायन विज्ञान में तृतीय वर्ष पाठ्यक्रम के साथ ऑनर्स अथवा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी यूनिवर्सिटी या डिग्री कॉलेज से पीजी किया हो बायोकेमिस्ट्री में, या अपने डिग्री कॉलेज से शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा रसायन विभाग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। देखिए 4 चीज़ें हुई हैं, या तो आपने एमएससी की हो सीधे सीधे, या तो आपने सीधे सीधे एमएससी की हो, ठीक, केमिस्ट्री में, या आपने पीजी डिप्लोमा कर रखा हो एमएससी में, या आपने ऑनर्स अगर केमिस्ट्री ऑनर्स किया है तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे इसके पीजी के लिए, पीजीटी के लिए, या आपने हाँ बस क्लियर, या आपने हाँ पीजी किया बायोकेमिस्ट्री में तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। बायोकेमिस्ट्री का ध्यान दीजिएगा, बायोकेमिस्ट्री बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक। देखिए कोई भी कन्फ्यूज़न है तो मेरा ये नंबर है, इस नंबर पे आप डिटेल ये बात मैसेज कर सकते हैं, बात तो नहीं मैसेज कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। हम लोग अभी कौन कौन से सब्जेक्ट को यहाँ कराएंगे जिसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। बायो के लिए एलिजिबिलिटी बिल्कुल सिंपल और क्लियर कट है। वनस्पति विज्ञान या जूलॉजी या बॉटनी में से कोई भी आप सब्जेक्ट में आपने एमएससी कर रखी हो या आपने इसके साथ पीजी डिप्लोमा किया हुआ हो, वही सिंपल, ठीक है। आपने बीएससी किया हुआ साथ में पीजी डिप्लोमा किया हुआ तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। इकोनॉमिक्स के लिए एमकॉम किया हो या बीकॉम में अर्थशास्त्र एक विषय जरूर होना चाहिए। इकोनॉमिक्स के लिए आपको एमकॉम चाहिए और बीकॉम में इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट आपको जरूरी चाहिए। अच्छा, इन्होंने एमकॉम लिखा हुआ है तो जो एमए इकोनॉमिक्स है उसका क्या होगा, इसके विषय में मैं अभी कुछ नहीं कह पाऊंगा आपको, बिकॉज बहुत ही सिग्निफिकेंट वर्ड है ये एमकॉम, है ना। अगर यहाँ सीधे पोस्ट ग्रेजुएशन होता तो हम समझ सकते थे, तो उसमें एमए इकोनॉमिक्स भी आती है ना, तो ये थोड़ी देखने वाली बात होगी। तो एमकॉम सिर्फ यहाँ कोट किया गया है। होम साइंस के लिए गृह अर्थशास्त्र या गृह कला होम आर्ट में पीजी डिग्री जो उनमें होती है। आर्ट्स में बता दिया भाई, स्नातकोत्तर जो एमएफए होता है, फाइन आर्ट्स वगैरह के जो कोर्सेज होते हैं, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स। संगीत का आप लोग देख लेंगे। अब देखिए इसमें एक और चीज़ है, प्रवक्ता पद की भर्ती हेतु प्रतिशत का निर्धारण पाठ्यक्रम से संबंधित एक लिखित वस्तु पर, मतलब इसमें भी पेपर का पैटर्न कैसा होगा बिल्कुल क्लियर है, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा जैसा हम लोगों ने बताया था, है ना। और पूरा जो फोकस है वो इनके सब्जेक्ट्स कंटेंट पे ही होगा। तो आपको सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए और इसके लिए क्या ये लोग बोलते हैं कि आपको ग्रेजुएशन लेवल तक का सब्जेक्ट की नॉलेज एटलीस्ट होनी चाहिए। देखिए पहले तो ये लोग क्या करते थे कि रिटर्न की वेटेज जो थी 85% होती थी, 5% स्पेशल अगर आपके पास क्वालिफिकेशन तो, और 10% आपके पास इंटरव्यू। तो इंटरव्यू तो अभी भी इसमें रहेगा, 10% मार्क्स अभी भी पीजीटी में इंटरव्यू से ही रहेंगे। तो ये पैटर्न आपको ध्यान देना। अगर ये 5 मार्क्स का क्राइटेरिया खत्म होता है तो 90% रिटर्न की वेटेज प्लस 10% इंटरव्यू की वेटेज। टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है, यहाँ पे इंटरव्यू है, ठीक है। ये कुछ देखिए स्पेशल कोर्सेज करने के लिए वेटेज थी, लेकिन उम्मीद है कि शायद सुनने में आ रहा है इस बार ये वेटेज खत्म हो सकती हैं। डिस्ट्रिक्ट्स ये बढ़ते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, परीक्षा तो आदमी कहीं भी जाके दे देगा, ठीक है। तो ये मेन चीज़ हमको पता लगी कि किस प्रकार नोटिफाई हुआ था, क्या क्या एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी मेरे हिसाब से तो क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं लेके सिलेबस की ओर। सिलेबस को लेके आगे की ओर चलें। फटाफट आप लोगों के सामने मैं सिलेबस सर्च करता हूँ। टीजीटी का पहले सिलेबस देखते हैं, 1 मिनट, सॉरी। देखिए
ये जो टीजीटी पोस्ट हैं उनके सिलेबस है सब्जेक्ट वाइज, तो बहुत ध्यान से देखना है। हिंदी का देख रहे पहले टीजीटीज के लिए, ठीक। अब देखिए हिंदी में क्या है, ये आपका हिंदी का सिलेबस है। एक मिनट में और देखूँ, ये हिंदी का सिलेबस है, ये इतना पढ़ लीजिए एक लाइन में, शांति से इसको पढ़ सकते हैं, आराम से आप स्क्रीनशॉट में ले सकते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, मतलब पूरा हिंदी लिटरेचर, उसमें क्या क्या आदि काल, भक्ति काल, है ना। इसमें भी सेग्रेट किया गया, संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, फिर रीति काल आ गया, फिर आधुनिक काल आ गया, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, मतलब पूरा हिंदी लिटरेचर आ गया। फिर हिंदी गद्य साहित्य का विकास, ठीक, निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, हिंदी गद्य लघु कथाएं, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण वगैरह रेखा चित्र, ठीक। फिर आगे आपके व्याकरण, फिर देखिए प्रमुख रचनाकार उनकी रचनाएं, वो तो आपको होनी चाहिए नॉलेज। फिर आपके काव्य के भेद, फिर प्योर व्याकरण आगे, बोलियाँ, है ना, ये पूरा। थोड़ा सा संस्कृत के बारे में थोड़ा सा पोर्शन आएगा, संस्कृत के प्रमुख रचनाकार, ये जो प्रमुख जो हुए हैं साहित्यकार हुए संस्कृत, जैसे कालिदास, भवभूति, गार्वी, माघदंडी, है ना। फिर संधि विच्छेद वगैरह, ये सब तो हमें हिंदी में भी पढ़ना ही पड़ता है, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ट्रांसलेशन जो अब लगभग आपसे हो जाएगी। तो हिंदी का सिलेबस ट्रेडिशनली बहुत ही प्योर अगर देखा जाए तो जो नेट की प्रिपरेशन करते हैं लगभग उसके जैसा। संस्कृत का आपके सामने मैंने रख दिया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो लोग इंटरेस्टेड हैं। मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा इसकी कॉपी, है ना, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी इसके मैं आगे चलता हूँ। लिटरेचर वगैरह दिया हुआ ऊपर सेम वही, नीचे व्याकरण दिया हुआ है। लिटरेचर में लिटरेचर का नाम भी दिया हुआ है, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, नीति शतकम, किरातजुर्नियम, शिवराज विजयम, कादम्बरी वगैरह ये सब, है ना। अब अगर चले उर्दू विषय के लिए, उर्दू विषय का भी आप देख सकते हैं, जितने लैंग्वेज हैं उसमें तो लिटरेचर और ग्रामर चलता है। फिर आप देख सकते हैं इंग्लिश का सीधे सीधे क्लियर, कंप्रीहेंशन होगा, अनसीन पैसेज दिया जाएगा, पार्ट ऑफ स्पीच, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, वोकैब, टेंस, नरेशन, प्रीपोजिशन यूजेस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड एग्रीमेंट, ठीक, ये पोर्शन है। और नीचे आपका प्योर लिटरेचर, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, ऑथर एंड देयर वर्क, उनके कार्य, जैसे शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन ग्लासवर्दी, इन लोगों का लिटरेचर से रिलेटेड जो इनके काम हैं वो आ सकते हैं। फिर आ गया विज्ञान में, साइंस में मैंने बताया कि फिजिक्स और केमिस्ट्री ही आती है ना। सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री, आपको दो ही चीज़ें पढ़नी है साइंस में, ये, ठीक। तो देखिए फिजिक्स में क्या क्या चीज़ें हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स वगैरह हो गई सारी, है ना, जो यूनिट्स वगैरह हो गई हैं, कन्वर्जन्स हमारी आती हैं वो हैं। फिर मोशन आपका आ गया, गति और बल वगैरह हो गया सारा। इसमें सारे बेसिक चैप्टर है, जैसे कि आप देखेंगे कि मोशन हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, वर्क एंड फोर्स हो गया, लीनियर मोशन हो गया, मोमेंटम हो गया, ये सारे हीट हो गया, थर्मोडाइनमिक्स हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। और जब कितने एक एक टॉपिक को क्लियर किया गया, लिफ्ट वाले क्वेश्चन हो गए, बहुत ही अच्छा हो जाता है। जितना जब बढ़िया सिलेबस होगा, बड़ा सिलेबस होगा, उतना आपके लिए आसान हो जाएगा टॉपिक को करना, है ना। ऊंचाई, गहरा, मतलब कि ग्रेविटी, ये इससे मत डरिए, इन्होंने छोटे छोटे टॉपिक को लिखा हुआ है, ग्रेविटी का क्या इफेक्ट होता है, उसमें 3-4 टॉपिक बना दिए, पोल पे जाएंगे तो क्या होगा, इक्वेटर पे जाएंगे तो क्या होगा, है ना। तो अच्छा है, ये कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप मान के चलिए कि 10th और 12th लेवल तक का जो आपको फिजिक्स है वो और केमिस्ट्री आपको लगभग आना चाहिए। कि देखिए हीट वगैरह जो मैंने बताया था सारा, ये सारे रेडियो एक्टिविटी हो गया, उसके बाद आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, फिर आपका ये आपके विकिरण की संशोधन अधिनियम जो प्रशीतलक वगैरह होते हैं, उसके बाद सॉलिड लिक्विड गैस के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके बाद हमारे बेसिक जो मीटर्स होते हैं, मेजरमेंट चीज़ें होती हैं वो हो सकता है। फिर उन्होंने ऑप्टिक्स दिया हुआ पूरा, है ना, प्रकाश वाला जो चैप्टर है, इसमें आप ऑप्टिक्स में जो लेंस या मिरर वाले क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। उसके बाद फोकस लेंथ वाले जो क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आ सकता है वो, है ना, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। मायोपिया क्या है, हाइपर मायोपिया क्या है। इसी प्रकार केमिस्ट्री में ये आगे केमिस्ट्री मतलब प्योर केमिस्ट्री है पूरी, सारा एटॉमिक, मतलब इसमें आप देखेंगे सॉलिड लिक्विड गैस हो गया, फिर और क्या कहते हैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीनों चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है पूरी। रेडियो एक्टिविटी भी इंक्लूडेड है, केमिकल रिएक्शंस हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं, इलेक्ट्रिक सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का टॉपिक है, अच्छा है मतलब। और ये देखिए मैंडलीफ टेबल के ऊपर दिया हुआ क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। इससे थॉट्स एकदम क्लियर हैं कि क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है।
मैथ में आप ये मान के चलिए कि आपको 12वीं तक का मैथ आपको अच्छे से आना चाहिए। 12वीं तक का बीजगणित मतलब अलजेब्रा, स्टैटिक्स, कॉमर्स का थोड़ा सा हिस्सा, ठीक है। फिर टेबल, सारणी की जो होती है, उसके बाद सारे वो टॉपिक जो कि 12th लेवल में आपको देखने को मिलने चाहिए, प्रोबेबिलिटी वगैरह हो गया, अब तो 10th में भी आता है, वो सारे हो गए। होम साइंस तो बहुत ईजी सा है और बहुत लोग लकी हैं बिकॉज इसमें लोग नहीं, इसमें ज़्यादा कंपटीशन होता नहीं है। न्यूट्रिशन वाला पोर्शन पूरा साइंस का है जो है ना, फूड एंड न्यूट्रिशन का पूरा टॉपिक आ गया। फिर होम मैनेजमेंट आ गया, गृह स्वास्थ्य, ये भी पूरा साइंस का पोर्शन आ गया, ये तो तेज़ी से खत्म करा देंगे। फिर चाइल्ड साइकोलॉजी आ गई, चाइल्ड डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, बस। और नीचे प्रसार शिक्षा, बहुत ही ज़बरदस्त छोटा सा टॉपिक, टनाटन तड़ाके से निकल जाएगा आपका। आगे चलते हैं, SST आ गया। SST में देखिए 4 विषय होते हैं सामाजिक विज्ञान में, ये TGT का दिख रहे हैं। इसमें भूगोल है, मतलब भौतिक भूगोल हो गया आपका, जो फिजिकल, जो उसमें अर्थ वगैरह हो गया, टेम्परेचर, एयर, वोल्केनो, ये सब है ना, भूकंप। फिर स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल, इन सब के विषय में पढ़ना है। फिर मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी आपकी हो गई, है ना, जिसमें आपकी सारी ह्यूमन की एक्टिविटी आ गई। इसमें थोड़ा पर्यावरण भी इंक्लूड हो गया, आपकी जनगणना भी इसमें इंक्लूडेड हो गई, समस्याएं इंपोर्टेड हो गई। फिर अधिवास जो हैबिटेट है वो, उस पर क्वेश्चन आ गया। फिर आर्थिक भूगोल, फसलें, आपके रिसोर्सेज, ये सारा कवर हो गया, देख रहे होंगे आप। ये देखने में बड़ा इसलिए लग रहा है बिकॉज एक एक पॉइंट्स उन्होंने डिस्कशन किया हुआ है। फिर इंडियन ज्योग्राफी का पूरा हिस्सा, हिस्ट्री पूरी, इसमें आप एंशिएंट इंडिया का पूरा पोर्शन दे रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से लेके उससे पहले का पाषाण काल, पत्थरों के काल से लेके, फिर हम मध्यकालीन भाग हमको दिख रहा है। फिर यहाँ पे आपको राष्ट्रीय आंदोलन तक दिखाई दे रहा है, मतलब पूरा हिस्ट्री इंडिया का। फिर इकोनॉमिक्स में आपको माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स दिखाई दे रहा है, ठीक हो गया। और ये पॉलिटी आपका, ये देखिए इकोनॉमिक्स में ये आपकी 10th और 12th की 11th और 12th की में सारे आपको इकोनॉमिक्स के टॉपिक आपको मिल जाएंगे, सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। फिर इंटरनेशनल ट्रेड आ गया, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आ गई, इंटरनेशनल जो यूनिट्स यूज़ की जाती हैं, या इंटरनेशनल ट्रेड में जो की टर्म्स यूज़ करती हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन आप लोग को आ सकते हैं। फिर ग्लोबलाइजेशन के ऊपर आ गया, औद्योगिकरण की समस्याएं, भारत का विदेशी व्यापार, इसके ऊपर। फिर पॉलिटी आ गया, पॉलिटी मतलब पूरा, ठीक। और थोड़ी से हमारे पॉलिटिकल थॉट्स, अरिस्टोटल वगैरह जो है, इन सब लोगों के थॉट्स क्या हैं पॉलिटिकल थिंकिंग के ऊपर, वो थोड़े से करने पड़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ। तो इसमें संविधान करना होगा प्लस थोड़े से थिंकर्स करने होंगे। क्लियर? देखो जी, है ना, प्लेटो, अरस्तु, हॉक्स, लॉक, रूसो, थोड़ा सा सोशियोलॉजी वाला पोर्शन क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। इन 4 विषयों में से प्रत्येक विद्यार्थी को किन्हीं 2 विषयों के प्रश्नों को हल करना होगा। मतलब इसमें क्लियर है, ये चीज़ अच्छा क्लियर हो गई कि आपने ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट लिए हो, लेकिन कोई 2 विषय आपको चूज़ करने होंगे फॉर्म भरते समय कि आप इन 2 विषयों में परीक्षा देना चाहते हैं, ठीक। तो एक चीज़ हम क्लियर कर लीजिए। हाँ, उस दिन यहाँ पे डाउट हो रहा था, मुझे भी थोड़ा डाउट था ये, तो ये क्लियर कर लीजिए। जो छात्र है वो किसी भी 2 विषय में परीक्षा की तैयारी कर सकता है, चाहे ग्रेजुएशन में उसका कोई भी सब्जेक्ट रहा हो। ये पॉइंट एकदम क्लियर हो गया। इसको हम लोग अच्छे से कराएंगे। SST का हो गया, SST के सब्जेक्ट वाइज जो क्लासें हैं वो आप उसमें ले सकते होंगे। हिंदी के ऊपर हम लोग चीज़ें साथ में देखो, साइंस के ऊपर सोच रहे हैं और होम साइंस के ऊपर, ठीक। अब देखिए ये 8 है, इसमें आप सीधे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़्यादा मैं डिस्कस तो नहीं कर पाऊँगा बिकॉज ये मेरा विषय नहीं है। और इसी प्रकार से गायन है। अब इसमें कुछ अन्य विषय होंगे, संगीत है, इसको भी स्किप करते हैं। कॉमर्स का है ये, एग्रीकल्चर का है, शारीरिक शिक्षा है। इसमें जो श्यामचरण के जो नोट्स होते हैं वो सफिशिएंट है पीटी के पेपर के लिए, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो ये खास तौर से जितने हमारे टीजीटी के मेन पोस्ट हैं वो कवर हो गई। टीजीटी के सारे सिलेबस जो है आपको एकदम मेरे हिसाब से क्लियर हो गए होंगे। अब आपको देखते जाना है आपका पीजीटी के लिए। पीजीटी को देखते हैं एक बार, जल्दी से देख लेते हैं पीजीटी का, ताकि वो भी चीज़ें क्लियर हो जाए। सिलेबस है ना, ये आगे सामने। अब देखिए ये प्रवक्ता के लिए आ गया, जैसे बताया था। अब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स के लिए ये सिलेबस है। मैकेनिक्स,
हीट, इसमें आपको ग्रेजुएशन लेवल तक का आना चाहिए, ठीक है, ये पूरा। फिर ऑप्टिक्स, 3 बड़े सिलेबस आपको दिख रहे हैं। फिर इलेक्ट्रिक, फिर मैग्नेटिक्स, और फिर इलेक्ट्रिक करंट, फिर विद्युत चुंबकत्व और प्रत्यावर्ती धाराएं, ठीक हो गया। ये प्योर मतलब ग्रेजुएशन लेवल से ऊपर तक का। इसी तरह केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री है भौतिक रसायन, है ना। फिर एटॉमिक हीट, फिर सॉल्यूशन, फिर ये हिंदी का आ गया। हिंदी का तो देखिए, हिंदी के पीजी में और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लिटरेचर थोड़ा और गहरा हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको रेफ़र करूँगा कि आप लोग जो नेट की बुक्स पढ़ते हैं वो अच्छे से अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा काम है, ठीक है। डॉक्टर नागेंद्र की बुक बहुत शानदार है, वो ले सकते हैं आप लोग। गद्य साहित्य का विकास लगभग वही है जो हम लोगों ने टीजीटी के लिए देखा था, बिल्कुल क्लियर। थोड़ा संस्कृत का पुट इसमें भी है। और देखिए संस्कृत का पोर्शन आ गया, सीधे सीधे लिखा हुए हैं कौन कौन से काव्यखंड हैं, उनको पढ़ना होगा, उनके बारे में जानकारी लेनी होगी, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ग्रामर पोर्शन, जीव विज्ञान, बायोलॉजी का, प्योर बायो, वाणिज्य, गणित का, गणित में भी सेम, इसलिए हमें ग्रेजुएशन लेवल तक आना चाहिए। इसके बाद अगर आप देखेंगे इतिहास का, इतिहास के ऊपर हम लोग क्लासेस ले सकते हैं पीजीटी इतिहास की, बिकॉज पीजीटी जो इतिहास है वो हमारा विषय है, तो इसके ऊपर क्लासेस ली जा सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। इसमें देखिए पूरा वही है जो ग्रेजुएशन लेवल में, थोड़ा हमको कम पढ़ना पड़ेगा, इसमें थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा। मौर्य साम्राज्य, तुर्क आक्रमण, है ना, मेडिवल स्टार्ट हो गया, आधुनिक भारत, उसके बाद अच्छा इसमें तो बड़ा हिसाब से दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं दिया हुआ है। इसमें तो देखेंगे आप तो आपको दिखाई देगा कि इसमें तो विश्व इतिहास है ही नहीं, बहुत सही, बहुत ही बढ़िया है। मतलब इसमें तो आप अच्छे से खींच सकते हैं इतिहास में अगर देखा जाए तो। इसमें मध्यकाल मतलब पूरा भारत दिया हुआ, बस सीधे सीधे भारत दिया हुआ है, सीधे सीधे भारत। विश्व इतिहास इसमें नहीं है, जो कि बहुत ही यूनिक चीज़ है। विश्व इतिहास थोड़ा कठिन पड़ता है बिकॉज ज़्यादातर लोग पढ़ते नहीं हैं। पॉलिटिकल साइंस में देख लो भाई, पॉलिटिकल थिंकर्स आ गए सारे, ये आ गए सारे, और जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स के हिस्से हैं कुछ वो आगे अलग अलग कंसेप्ट, जैसे फासिज्म क्या होता है, प्रत्ययवाद अराजकता क्या होती है, स्वतंत्रता समानता, इन सब के बारे में बात होगी। फिर तुलनात्मक राजनीति की चीज़ें होंगी, जो अलग अलग फिनोमेना है, संघवाद है, एकात्मक व्यवस्था है, उनके क्या लाभ हैं क्या हानियाँ हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सिद्धांत, है ना। फिर हमारे कुछ थिंकर्स जैसे मैंने बताया, और कुछ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पोर्शन हमारा आएगा कि हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो किस प्रकार से चलती है। इकोनॉमिक्स में ये है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शिक्षा शास्त्र, एजुकेशन के ऊपर हम लोग क्लास ले सकते हैं। एजुकेशन को मिक्स कर सकते हैं हम लोग सोशोलॉजी से के साथ और चाइल्ड साइकोलॉजी के साथ, है ना, और एजुकेशन साइकोलॉजी, इनका मिक्स होके ये शिक्षा के ऊपर बहुत शानदार लेक्चर्स बन सकते हैं। साइकोलॉजी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमारा विषय नहीं है। इसको चाइल्ड साइकोलॉजी में अगर हम कुछ कर सके तो वो कुछ चीज़ें तो हम कर पाएंगे। जो चाइल्ड साइकोलॉजी वाला पोर्शन है बस वही बता पाएंगे हम आपको। बाकी सारी चीज़ें मैं पीडीएफ आप लोगों को ग्रुप में दे दूंगा, आप लोगों को जस्ट अंदाज़ा दिखाना था कि इस तरह से चीज़ें हैं। ठीक है, तैयार हो जाइए और प्रिपरेशन के लिए लग जाइए। आज हो गई आप लोगों की कितनी तारीख, लगभग 20 तारीख के आसपास है, तो 30 अक्टूबर तक हम वेट करें नोटिफिकेशन का। 30 अक्टूबर तक अगर नोटिफिकेशन नहीं आया तो हम फिर क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज ये वैकेंसी तो आनी है। लगभग काफ़ी लोगों ने क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। 30 अक्टूबर से यहाँ पे क्लासेस इसकी मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। किन किन सब्जेक्ट मिलेगी वो लगभग मैं बता दूँ। अमूमन कौन कौन से सब्जेक्ट हो सकते हैं हमारे, हिंदी हो सकता है, सोशल साइंस के सारे विषय हो सकते हैं, पीजी में हमारा हिंदी और हिस्ट्री हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस हो सकता है। ये कुछ ऐसे विषय हैं जो कि जिसमें हम लोग काम करते हैं, वही आप लोगों के सामने लेके आएंगे। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये हो सकते हैं, हिंदी हो सकती है, और आपका चाइल्ड साइकोलॉजी एजुकेशन के ऊपर कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगे होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब जरूर करिएगा नए हैं तो। टीचिंग से रिलेटेड और पीसीएस से रिलेटेड बेस्ट चैनल आपको लगेगा देखने में। उसके बाद आपको जो भी कोई क्वेरी हो तो 7678668827 पे व्हाट्सअप करके डिटेल या कोई जानकारी ले सकते हैं। ऐसी जानकारी जो आपको मिलने में समस्या हो रही है ना, सिर्फ क्रॉस चेक करने के लिए नहीं। तो
जो पहली वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वो भी देख लीजिए, अब आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। और हाँ, वैकेंसी आने का इंतज़ार मत करिए, लग जाइए, बिकॉज बहुत से लोग लग चुके हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।